आसान नाज़रीन कराम, अब मुल्क की सूरत हाल को समझने के कई तरीके होते हैं, कई पैमाने होते हैं, हम उस पर नापते रहते हैं। पिछले दिनों वज़ीर आज़म कराची गए तो वहाँ के सनतकारों ने एक सवाल किया जिसका जवाब वज़ीर आज़म ने दिया नहीं, लेकिन गालबन सनतकारों को मालूम था कि इसका जवाब वो क्या दे सकते थे या उसका जवाब क्या था। सनतकारों में भी नुमाइंदगी की तो आरिफ हबीब साहब ने की। आरिफ हबीब साहब वो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके 2-3 बड़े नामों में से हैं। आरिफ हबीब हैं, अकील अब्बास डैडी हैं, एक ज़माने में ये जहांगीर सदीकी भी होते थे जो अब JS हो गए हैं। यही लोग हुआ करते थे जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज को चलाया करते थे, उठाया करते थे, कराया करते थे, सब कुछ यही किया करते थे। बहुत सरमाया इनके डिस्पोजल पे हुआ करता है। उन्होंने बड़े सीधे और साफ लफ्ज़ों में एक बात की है कि वज़ीर आज़म साहब आप एक काम कर सकते हैं, एक तो आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें, हाथ मिलाएं, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, और दूसरा वो जो अडयाला जेल में बंद है उससे ताल्लुकात ठीक करें। सवाल पैदा होता है कि अडयाला जेल से जो बंद है उससे ताल्लुकात ठीक करने की बात करना तो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए या मुल्क की सूरत हाल के लिए, एक ताजर के लिए, एक सनतकार के लिए कुछ एक अधूरी बात हो सकती है, वो इसका इजहार कर सकते हैं, लेकिन साथ वो इंडिया की बात क्यों करते हैं? यकीनी तौर पर उनका ख्याल ये है कि इंडिया के साथ रास्ता खुलेगा तो हमारी शायद तजारत में इजाफा भी होगा और ताजरों को फ़ायदा भी होगा। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान की हिकमत अमली हम ताजरों के कहने पर तय कर लें, और उस हिकमत अमली में अगर इन दो चीज़ों को जोड़ दिया जाए कि अडयाला से कैदी के साथ हाथ मिलाना और मोदी के साथ हाथ मिलाना एक बात बन जाए, तो क्या बात है, लोगों को इस पर शक नहीं गुजरेगा। पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, जिनको उनका ख्याल है कि हो नहीं सकते मोदी के होते हुए। पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि PTI से मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उनका भी शायद ये ख्याल है कि मुश्किल है जब तक बानी PTI जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम है और डटे हुए हैं। इन पूरी सूरत हाल में आप कहना क्या चाहते हैं? वज़ीर आज़म ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, नहीं देना भी नहीं चाहिए था, खामखा की बहस में उलझने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन क्या हम इस पर बहस करें कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें तो चीन के साथ कैसे बैलेंस करें? अमेरिका भी चाहता है इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो। अब ईरान का मसला भी आ गया है सामने, ईरान के ताल्लुकात भी हमारे नाजुक हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। खित्ते की सूरत बिल्कुल बदलती जा रही है और हम जो कुछ सो रहे हैं तजारत करने के हवाले से सोच रहे हैं। ईरान से ताल्लुकात ठीक करो ताकि तजारत बेहतर हो, अफगानिस्तान ताल्लुकात ठीक करो ताकि तजारत बेहतर हो, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें ताकि तजारत बेहतर हो। लोग कहते हैं CPEC को ठीक कर लो भाई, अरबों की इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, उनका क्या जवाब है मुझे नहीं पता। ये सारी वो बात कहते हैं, हाँ आए कि IMF वाले और मगरब वाले नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सी बातें उसके हवाले से कही जा रही हैं। इन बहुत से सवालों के जवाब हम तलाश करेंगे। हमारे साथ आमद अलियास राना साहब, PJ मीर साहब ऑनलाइन होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब और सलमान आबद साहब मौजूद हैं। वो हमारी रहनुमाई करेंगे इन सूरत हाल पर कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सलमान आबद साहब, आपसे पहले मैं पूछता हूँ, देखिए इससे कबल के आरिफ हबीब साहब ने क्या कहा है और उन्होंने क्या मुतालबा किया है। एक बात तो बड़ी बुनियादी सी है कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो ये जो हमारे यहाँ इस वक्त एक सियासी तकसीम हो चुकी है और बदकिस्मती से सियासी तकसीम में सियासी इख्तलाफात जो हैं उसके अंदर सियासी दुश्मनी का रंग भी नुमाया नज़र आता है, ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, इसकी मौजूदगी में तो ना सियासत आगे बढ़ेगी, ना जमहूरियत आगे बढ़ेगी और ना मईशत आगे बढ़ेगी। इसको सिर्फ ये कहना कि किसी सनतकार का मौक़िफ़ है, ये मेरा भी मौक़िफ़ है, हम सब का मौक़िफ़ रहा है और हम बार बार ये कहते हैं, जी मैं वो बता रहा हूँ, बार बार कहते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकनॉमिक्स की बेसिस पे हमने आगे जाना है और उसमें हमें तमाम रीजनल कंट्रीज़ के साथ बशमूल भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो मौजूद है इस वक्त। अब मसला ये है कि भारत के साथ तिजारत करना या दोस्ताना ताल्लुकात को बेहतर बनाना, उसके जितने भी इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिए हैं पिछले चंद बरसों में, उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी शामिल है, उसमें इमरान खान की हुकूमत भी शामिल है, उसमें मिलिट्री इनिशिएटिव भी शामिल है, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी शामिल है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें जो मिलना चाहिए था। और भारत ने तिजारत तो दूर की बात, यानी वो जो सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे भी मुज़ाकरात होने ना, उसके लिए भी वो ग्रीन सिग्नल देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस किस्म की गुफ्तगू इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हो रही है भारतीय इंतखाबात के तनाजुर में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो खुद एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो इसलिए ख्वाहिश का पैदा होना एक बात है, लेकिन उसके लिए हालात का बेहतर बनाना, साजगार माहौल बनाना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे अफर्मेटिव एक्शन चाहिए जिससे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत आगे बढ़े, और उसमें हिंदुस्तान को एक लीडिंग रोल प्ले करना है, क्योंकि अभी तक तो वो रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो PTI के साथ मुज़ाकरात की बात है, उसमें भी इमरान खान साहब को एक बड़ा रोल प्ले करना है, क्योंकि लड़ाई देखिए इस वक्त 3 जगह पर है। हुकूमत के साथ भी उनकी लड़ाई है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई है, जुडिशरी के ऊपर भी वो अपनी रिजर्वेशन रखते हैं। तो असल लड़ाई और असल ताकत का जो मरकज़ है, जहाँ से उनको रिलीफ मिलना है, जहाँ से उनके बारे में कोई फैसला होना है, जहाँ से चीज़ें तय होनी है, वहाँ अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। और उसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं, और इमरान खान का पिछला रवैया भी जो पिछली हुकूमत में था, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, क्योंकि वो सियासतदानों के साथ डायलॉग करने के लिए, अपोजिशन के साथ डायलॉग करने के लिए, सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब उनके मौक़िफ़ में अभी मुझे मालूम नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई सामने आए हैं, अख्तर मैंगल साहब सामने आए हैं, इस तरह की कुछ चीज़ चल रही है जिससे उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि सियासी कुव्वतों के बगैर ये डायलॉग होगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सियासी कुव्वतों के पास महमूद कुरैशी को रहा किया जा रहा है, और देखिए वो सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो इमरान खान को रिलीफ मिलना है वो सियासी हुकूमत ने रिलीफ नहीं देना, क्योंकि इख्तियारात सियासी हुकूमत के पास नहीं है। वो तो बेचारे अपनी मर्जी का IG भी नहीं लगा पा रहे। तो खत्म हो गई ना कि जो रिलीफ मांगा जा रहा है, दोनों तरह के रिलीफ वो है जो हम फौजी हुकूमत से मांग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से की तरफ ही देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, क्योंकि जब वाजपेयी लाहौर आए थे, नवाज शरीफ के ज़माने में बहुत से ताल्लुकात हुए थे, तो एस्टैब्लिशमेंट का क्या रवैया रहा था सबने देखा ना। और अगरचे हमारे जो आगरा में जाते हुए मुशर्रफ मुशर्रफ थे, हम साथ थे उनके वहाँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे बाद में आता हूँ। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? इत्तेफाक से मैं भी आपके साथ हम सफर था उस मुशर्रफ वाले जी आगरा समिट में, जी दिल्ली में भी और उन सब चीजों में, आगरा में वहाँ पे इत्तेफाक से आगरा में सवाल भी मैंने ही किया था कि कैसी जमहूरियत है कि हमारे सदर को तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करने दी, क्योंकि मुशर्रफ को कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, फिर उनको भिजवा दिया गया कि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मौर्या वहाँ पे उसमें आगरा शेरेटन में, और वो नरपमा राव उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स की उनकी स्पोक्स पर्सन थी, जो बाद में अमेरिका में एम्बेसडर भी रही उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक से हमें भी देखने का मौका मिला। इशू ये है जी, जहाँ से आपने बात की, एक है बाहर का इशू और वो है इंडिया के एतराज़ात या कुछ भी। बात यह है कि हमारे यहाँ कोई यकसुई है। हम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया तो तैयार नहीं होता और हम भाग रहे हैं। हम तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और इंडिया को मकबूजा कश्मीर हवाले कर दिया था सालसी मान के। आपको पता है ना, वो एक वजीर आजम जो आजकल अडयाला जेल में हैं, वो ये काम करके आए थे कि मैं तो ऐसे आ रहा हूँ जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए हूँ, और कुछ दिन बाद मकबूजा कश्मीर जो है वो 5 अगस्त की नज़र हो गया था। मतलब हमने तो कुछ नहीं किया बदले में। लेकिन क्या चाइना हमारा दोस्त नहीं? क्या सऊदी अरब हमारा दोस्त नहीं है? मतलब मैं 2 मुल्कों के नाम लेके रोकता हूँ बात को कि क्या ये सारे के सारे इंडिया के साथ तिजारत नहीं कर रहे? क्या चाइना ने इनकी ठुकाई नहीं लगाई हुई बाकायदा अपने बॉर्डर पे इंडिया की, और तिजारत भी कर रहा है? हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहाँ से हासिल की। उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया। हमारे ऊपर क्या आया कि हम कमीशन ले आए, टेक्नोलॉजी ना लाए, बस पुर्जे ले आए, गाड़ियां ले आए। वो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी लाए, मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन की भी कर रहे हैं, और दिफा में तो वो उनकी सिचुएशन है, बड़ी सीधी खुली बात करते हैं। वो हमारे दोस्त पड़ोसी मुल्क ईरान से हर चीज़ लेता है और उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, और हम अभी गुफ्तगू करते हैं। चूंकि हम कमज़ोर बहुत हो गए ना, और हमने अपने आप को जज्बाती नारों के अलावा दिया क्या है, तो जी वो ये और वो हमें भी बात करनी चाहिए कि हमारा दुनिया को एक मैसेज आए कि हम डिस्प्यूट को रखते हुए, जो चाइना की जुबान है, उन्होंने हांगकांग को ले लिया, वो वन चाइना की बात करते हुए ताइवान पे अपना दावा करते हैं, वो जजायर पे अपना दावा करते हैं और काम करी जा रहे हैं। हम ना काम करते हैं और फोके फायर मारने वाली बात है, सारी की सारी सच्ची बात ये है।
हमें दुनिया को बावर कराना चाहिए कि आज इंडिया अगर संजीदा हो तो हम अपने लोगों के लिए ये काम करने के लिए तैयार हैं कि जो दुबई से स्मगल होकर चीजें या दुनिया भर में से हम महंगी खरीद के ला रहे हैं, वो हमारे पड़ोस से जो हम दे सकते हैं वो लें। लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट को आप बरकरार रखें। मैं उन लोगों में से हूँ जो बिल्कुल जज्बाती इस मामले पे था कि जी नहीं, सबसे पहले आपको कश्मीर लेना है, लेकिन हकायक हमें कुछ और बता रहे होते हैं ना। आप डिस्प्यूट के ऊपर रखें, रेजोल्यूशन भी वापस ना लें। वहां पे दुनिया में जब बात करें आप बिल्कुल उसी तरह कश्मीर पे बात करते रहें, लेकिन दुनिया को ये बावर कराएं कि हम पड़ोसी के साथ संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान है, ईरान है। ईरान ने हमें कोई मुफ्त में गैस दे देनी, उन्होंने $8 अरब के जुर्माने के खत लिखे हुए कि अगर आपने नहीं शुरू करनी तो ये पैसे आपने पे करने हैं, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया है, हमने खर्चा किया है। वो छोड़ रहा है कोई भाईचारे के नाम पे? कोई भी नहीं छोड़ता। अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है? हमने लुटा दिया अपना पूरा मुल्क। 40 लाख अफगान महाजरीन को, जनाब ये तो हमारे भाई हैं, हम अंसार बन गए, वो महाजरीन हो गए। किससे कहानियां किताबें लोगों ने बेच दी, रिज्की उन्होंने इसमें बना लिया कि सौदा बेचो अपना जाते अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और क्या मिल रहा है हमें? लित्तर वहां से मिलता है, गाली देते हैं हमें बैठ के अफगानी, बड़ी खुल्लम खुल्ला। ठीक बात, ठीक बात। हमारी कोई पॉलिसी, मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हमें बहुत ज्यादा रिवैम्प करना है फिर पॉलिटिकली। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। पीजे मीर साहब शायद अभी लाइन पे हमारे साथ नहीं है, वैसे भी मैं चाहता था सबसे आखिर में आपको लूँ, लेकिन अब क्या इस सारी गुफ्तगू पे आप क्या नतीजा निकालते हैं जी? अच्छा ताल्लुकात होने चाहिए, कुछ शक नहीं, असूली तौर पर अच्छी बात है। हो नहीं पा रहे, ये भी असूली तौर पर ठीक नज़र आता है, लेकिन क्या हम करें क्या? देखिए सर, जो बात एक असूल की है वो ये कि वाकई अब जो तिजारत है बहुत अहम है, मईशत बहुत अहम है, इस बात से सरफ नज़र मुमकिन नहीं। लेकिन जब आप इंडिया के तनाज़ुर में बात करते हैं तो हमें बात समझनी चाहिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। यानी 1980s के बाद से जो 3 बड़े वाक़यात हुए हैं ना जिन्होंने ये इक्वेशन डिस्टर्ब की है, उसमें एक तो ये है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जो पैरिटी है वो ख़त्म कर दी। उनका इंडिया से अलग ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान से अलग होंगे। दूसरा काम जो ये 5 अगस्त 2019 का जो अभी बात हो रही थी, आमिर साहब बात कर रहे थे। और तीसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है जो इंडिया ने पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में डायरेक्ट अपना जो है प्ले करना शुरू किया है। उसमें ख्वाह वो एक्स्ट्रा यानी जो स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हों लोगों की, ख्वाह वो जो टेररिस्ट को सपोर्ट हो, चाहे वो बिल्कुल बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, वो हमारे सामने हैं। मगरबी बॉर्डर पे भी हमारे सामने हैं। अब ये वो चीज़ें जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो मुल्क के, अगर हम ये इस बात को भूल भी जाएं कि हमने इंडिया से तजारत करनी है, तो ख़ुद हमारी भी इकॉनमी नहीं समझ सकती जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम इंडिया ने ये क्रिएट कर दी है, ख़ासतौर पे जो हमारी टेरिटरी पे उसने किलिंग्स की हैं और जिनको एक्सेप्ट भी किया है, कि उसके बाद अब इंडिया के साथ कोई पैरिटी बराबरी की आएगी तो हम बात कर सकते हैं। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन में इंडिया से बात करेंगे तो समझें कि वो सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, सारा आपका जो लोकस स्टैंड आए है 75 साल का, वो सब ख़त्म हो गया। अब आप एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर उनसे बात करेंगे कि वो चूँकि उनकी वो बुली हैं इलाके के और आप उनका सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनसे कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में वो जिसमें कहते हैं कि डेथ और डिसऑनर में से आप डिसऑनर ले लें तो डेथ ऑटोमेटिकली आई जाती है, तो वो ऐसा नहीं, अच्छा सौदा नहीं होता। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये पैदा कर दी इंडिया ने कि हम वो एक नॉर्मल, वो कश्मीर वाला मसला नहीं है कि उसको बैक बर्नर पर डाल के आप कर दें। इंडिया एक डायरेक्ट इंडल्जेंट पावर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो जिस तरह वो प्ले कर रहा है, इधर धमाका उधर किसी को मरवा दिया। अब देखिए, पहले बात तो छुपती रही कि जी वो किसी इमाम मस्जिद को मार दिया जी मोटरसाइकिल सवार ने। अब बात सारी खुल गई है कि वो क्या हुआ। उससे तो कनाडा में, अमेरिका में उसके तो हाथ बहुत खुले। तो मैं इसराइल वाली पॉलिसी अपना रहा है जो इसराइल ने किया कि जो उसका दुश्मन हो, चाहे यूएई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लेबनान में हो, उसको वो मार देते थे। तो अब ये है कि हमें जो तजारत के हवाले से जो करने का काम है वो ये कि अपने डिफेंसेस को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें, फूल प्रूफ करें। कोई ऐसी पैरिटी, जैसे किसी ज़माने में कहते थे टेररिज्म की पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, कि वहाँ यहाँ एक धमाका हुआ तो 2 वहाँ हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए, वो करना पड़ेगा। वरना आप इंडिया से तजारत करें ना करें, जो कि नहीं करनी, आप वैसे भी अपने इकोनॉमी। ये हमें वक्फा देते हैं जी, मेरा ख्याल में कुछ लाइन में गड़बड़ है। वक्फे के बाद हम दोबारा उनकी राय भी लेंगे और बाकी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस बयान पर कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए और अडयाला जेल में जो मौजूद कैदी है उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए।
इस पर हम गुफ्तगू करें। अब पीजे मीर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी पीजे मीर साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या गुफ्तगू करते हैं? आपकी लाइन बार बार कट रही थी, अब क्या सूरत हाल है, क्या बता रहे हैं आप? मीर साहब, मेरी परसों एक बड़े ही सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यही कहा कि शहबाज शरीफ और ये इमरान खान, इन दोनों को बैठ के ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना जो आरिफ हबीब साहब बात कर रहे हैं ये ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। पूरी ताजर कम्युनिटी जो है वो फंस गई है इस पॉलिटिकल दंगल के अंदर। ये दंगल खत्म होगा एक ही तरीके से कि एक ने बैक ऑफ करना है। अगर आप बैक ऑफ नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी बिल्कुल चली जाएगी नीचे और इसकी रिकवरी जो है ये कम से कम कुछ नहीं तो 5 साल तक आप रिकवरी नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ हबीब साहब कि आपने बैठना है। और इसके साथ मैं तो ये भी ऐड किया था उनके साथ कि जी इस वक्त जो करंट आर्मी चीफ है इनको भी बैठना चाहिए, क्योंकि ये उनके बगैर ये कोई चीज नहीं होगी। हमें सबको पता है कि हमारे आर्मी चीफ बड़े सख्त मिजाज के हैं, ये बड़े सख्त हैं और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन द नेशनल इंटरेस्ट यहाँ बैक ऑफ करना है और वी हैव टू सेट डाउन और इमरान खान को रीसेट का बटन दें ताकि वो हरकतें ना करें कि जो के लोन रेंजर करते हैं। आपने ये लोन रेंजर का वक्त नहीं है, ये मिलजुल के चलने का वक्त है। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है। हमें ये जो इंडिकेटर्स देते हैं दीज आर नॉट रियल इंडिकेटर्स। आपने देखा है कि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। आपका एक आम आदमी मीर साहब बिल्कुल एक सर्वाइवल रेट के ऊपर है और सर्वाइवल रेट ये कब तक आप लेकर चलेंगे? तो बेसिकली ये मिल के बैठ के और तमाम पार्टीज को मिल के बैठ के आगे चलना है। ठीक बात। देखे ना, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई साथ? वो इसलिए नहीं आई बिकॉज उनको पता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है और जो फॉल गाय होगा, जो फॉल पार्टी होगी वो PMLN होगी। तो बेसिकली एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज द ट्रूथ, लेकिन हमें इससे बालातर होके एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो फ्यूचर। ठीक बात जी। आमा लियास राना साहब, ये पीजे 20 साल में तो एक एंगल को एक खास लिमिट किया है कि मुल्क के अंदर हमें मिलकर बैठना पड़ेगा और उसके साथ फिर इंडिया की बात तो बाद में आ जाती है, जहाँ बाकी मामला बाद में आते हैं। डिवीजन है हमारे यहाँ, सियासी तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। क्या नक्शा नजर आता है आपको जी? देखिए, नक्शा तो कोई है ही नहीं, बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमने खुद बिगाड़ा है। ठीक, मार मार के एक दूसरे को अदमुआ किया हुआ है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सियासत हो, वो अदलिया हो, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो। मतलब वहां पे भी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, अदलिया के अंदर में भी तथहीर जारी है, क्वेश्चन उठ रहे हैं सारे के सारे। अब इशू ये है कि हम सब चीजों को जब तक साथ नहीं मिलाएंगे ना, बात बनती भी नजर नहीं आ रही। आपको दुनिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक रखने हैं और आपको अपना घर भी ठीक करना है। अपने घर के लिए गुफ्तगू 2-3 तरीके से मेरे हिसाब में, तो जैसे वो जो मुश्तरका अपोजिशन का कल मीटिंग हुई अचकज़ई साहब जिसमें थे कि जी हम एक बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर 2 लोगों की बनाए, हम 5 रुकनी कमेटी बनाएंगे, जिसको आज फिर शिबली फराज साहब ने कहा कि पहले हमें सियासी हुकूक दो, हमारे बंदे छोड़ो, प्री कंडीशंस आ गई। इसके बगैर दोनों तरफ से बैठना होगा कि जी एक माहौल बनाएं, बैठें, रिलीफ मिल जाएगा अदलिया से इमरान खान को, वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का रिलीफ है वो तभी काबू हो सकेगा, मिल सकेगा, जब बातचीत करके कुछ एक दो दूसरे को कुछ लो और दो की बुनियाद पे तय हो जाएगा। अब बुनियादी बात है जैसे 9 मई की है, हम बार बार कहते हैं जी बिल्कुल किया है, सबके सामने इन्होंने किया है, लेकिन उसका हल तो फिर अदलिया है ना कि वो कोई बात कहे या ना कहे। आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ आप खड़े हैं। जब फॉर्मेशन कमांडर कह दें, कोर कमांडर कह दें, आज की भी ग्रीन इनिशिएटिव में सोशल मीडिया की तरफ उनका इशारा है आर्मी चीफ का। इशू ये है कि जब ये एक मसला बन गया है, नासूर बन गया है, तो नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा या कुछ लोगों के साथ आपको बात करनी होगी कि जो कसूरवार हैं उनको सजाएं दें। वो स्टे पे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब फिर इत्तेजाज हसन साहब और बाकी लोगों ने बेंच पे एतराज करके बेसिकली वो स्टे बढ़ा दिया कि फैसला ना हो फौजी अदालतों का कि वो आम आदमी को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। और वैसे तो वो सुन भी लिया, रिलीज भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हो गई, वो हक भी एक तरह से तस्लीम कर लिया गया है। अब कोई माने ना माने, बातचीत हर सूरत में और हर तरफ चाहिए। चाहे आप उमूरे खारजा हो, पुट्टी करके नहीं आप बैठ सकते और सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ सकते।
कदम पहला किसने बढ़ाना है, वो आपके पास पार्लियामेंट की सूरत में मौजूद है। ताजिर आपको कह रहे हैं, ताजिर हर तरफ के नुमाइंदे हैं, ये माफिया भी बन जाते हैं, ये ताजिर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और ये हर तरफ बैठे हुए हैं। हाँ, ये माफिया भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं और इम्पोर्टर, सब कुछ है जी। डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल, यानी ख्वाहिश तो हमारी है नहीं। एक ज़माने में तो था कि बिजली देनी है तो अमृतसर में वो दे दें, भी कहाँ से देंगे, उनके पास तो खुद कम है। उन्होंने कहा जी वो प्रोड्यूस करेंगे, आपको दे देंगे। किसी ने कहा गैस देंगे, उन्हें गैस तो उनके पास है नहीं। उन्होंने कहा बब्बे से आ जाएगी, वहाँ लग जाएगा और वहाँ से आ जाएगी अमृतसर से। भाई आप अमृतसर से क्यों लेते हैं? तो मैंने तो कहा क्या कि आप ग्रेटर पंजाब की कोई सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं इस पूरी नक्शे मखदूम महीन फ़हीम उस ज़माने में एक्टिव थे इस पूरे मामले में। तो मुझे तो शक पड़ा इस मामले, तो मैंने अर्ज़ कर दिया था। आप इस सारे मामले पर क्या कह रहे हैं? देखिए सर, एक तरह से इसको अगर हम आरिफ हबीब साहब की अगर वकालती करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जी 2 इश्यूज़ उनमें से कम एक सेटल करें आप। या तो इंडिया से ताल्लुका ठीक कर ले ताकि जनरल अमन अमान बेहतर हो, या फिर ये इनके साथ ठीक कर ले ताकि हर रोज़ जो वो एक एजिटेशन का माहौल बना होता है और किसी न किसी वजह से कोई एहतजाज हो रहा होता है और तमाम जो असेंबलीज़ की जो कारकर्दगी या जो वर्किंग है वो भी जेपरडाइज हुई पड़ी है, हुकूमतें भी काम नहीं कर रही हैं, एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। इनमें से कोई एक तो ठीक करें ना, क्योंकि ये बात तो तय है सर कि मईशत स्टेबिलिटी से चलती है। मईशत इस तरह की अनसर्टेनिटी से कि कल कोई फ़ैसला आने वाला है और परसों कोई रिहा होने वाला है और तरसों कोई जेल जाने वाला है, इस तरह की अनसर्टेनिटी में आप लंबी प्लानिंग तो कर नहीं सकते। आप देखिए हमारा जो ज़हनी साख्त है बीइंग पाकिस्तानी, वो 3-4 हफ्ते से तो आगे काम ही नहीं करता, क्योंकि 3-4 हफ्ते में कोई ना कोई नया अज़ाब आना होता है। तो हाँ, जो ये इकॉनमी वाले होते हैं वो 2030-2050 की बात कर रहे हैं, वो तो हमें ख्वाबो ख्याल लगता है बातें। तो जब तक आप एक स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे ये नहीं होगा। और स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे बुरी तरह फंस गए इंटरनली भी, क्योंकि ये बिल्कुल एक ज़ीरो सम गेम वाली बात है खान साहब के साथ। क्योंकि खान साहब के साथ अब क्या बात करेंगे? देखिए उनका तो सीधा वो है कि वो कहते हैं स्टेटस को एंटी मेंटेन करें 9 अप्रैल 2022 वाला, यानी वो कहते हैं कि इलेक्शन भी हमारा चोरी हो गया तो इलेक्शन दोबारा करा लें, वो भी आप नहीं करा सकते बावजूद। वो उनका तो मुतालबा ये है कि जो गवर्नमेंट उनसे छीनी गई वो गलत थी और जो इलेक्शन उनसे छीना गया वो गलत था बकौल उनके, तो वो इलेक्शन उनको लौटाया जाए। अब ये कैसे होगा? इसलिए ये एक बड़ी हम बुरी तरह से बंद गली में फंस गए हैं कि किस वादे वईद पे किस नुक्ते। बातचीत तो बड़ी अच्छी बात है, रोज़ाना बैठते हैं, काम होता है, काम होना हो, गपशप तो लगती है। हमारे सारे मुल्क का तो स्पेशलिटी बातचीत है, सिवाय हम गपशप मारने के और करते क्या हैं। लेकिन बात यह कि उसका कोई मौजू भी तो होना चाहिए ना। अब खान साहब को क्या आप कहेंगे? देखिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म की इस्लाहात से जिसमें उनका डिसाइडिंग रोल ना हो। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं मुल्क की मैशत से जब तक कि वो इन एट हेल्प ना हो, तो फिर आप क्या बात करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ पे फिर हम वो जैसे कहते हैं ना, हम रोज़ एक नई खुदाई करके गड़ा अपना गहरा करते जा रहे हैं, क्योंकि इस को कंट्रोल करने के लिए हमें रोज़ कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ता है, वो हो नहीं रहा। सलमान अहमद साहब क्या कहेंगे आप इस? देखिए बात यह है कि बात तो ठीक है, ये वैसे भी बात देखिए प्रिंसिपली तो सब ठीक कर रहे हैं ना। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आमिर इलियास राणा साहब ने एक निशानदेही की है कि पार्लियामेंट तो बेचारी खुद पैरालाइज्ड हुई है। अब इस वक्त पार्लियामेंट क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरह से निज़ाम चल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट को ताकत तो देनी है। आमिर इलियास राणा की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। वो सियासी जमातों ने देनी है, वो हुकूमत ने देनी है, वो अपोजिशन ने देनी है, वो बाकी फ्रीकैन ने देनी है। तो पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा डायलॉग होता है और होना चाहिए तभी कोई बात आगे बढ़ेगी ना। लेकिन अब सवाल ये है कि मफाहमत के लिए एक माहौल जो भी आमिर इलियास राणा ही कह रहे थे बनाना तो पड़ेगा। अब वो माहौल कैसे बनेगा? अभी देखिए ना, अभी तक तो जो लोग हैं वो उनको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा लगा लें पार्टी इस वक्त किसी जगह पे जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। आप उनको ज़िले इंतजामिया इजाज़त नहीं देती है, अदालतें इजाज़त नहीं देती है तो बहुत लेट मिलता है, फिर भी वो नहीं होता। फिर पुलिस की पकड़ धकड़ आज भी जारी है। आज डालते हैं ये सर, वो फसाद देखे ना। अब आप ये देखिए इंतजामिया का, देखिए इंतजामिया वो करती है मीर साहब जो उनको हुक्म दिया जाता है। इंतजामिया यहाँ कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी है पाकिस्तान के। देने वाले क्यों देते हैं वो सर इसलिए कि उनका टकराव चल रहा है। जिस दिन उनका टकराव खत्म हो जाएगा तो यहाँ जलसों की बारिश हो जाएगी। मतलब एक टकराव जो है वो हुक्म देने वालों का। और सर देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको डिनाई करना चाहते हैं करें, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव है। ये टकराव खत्म होगा तो सियासी जमातों को भी रिलीफ मिलेगा, हुकूमत को भी रिलीफ मिलेगा। सर शहबाज शरीफ साहब से पूछ तो लेना कि उनके पास कितनी ताकत है इस बारे में।
मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं कि ताकत जिसके पास है, सबको पता है ना कि ताकत किसके पास है, कहां फैसला होना है, कहां से चीजों को रिलीफ मिलना है, कहां जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे, कहां ब्यूरोक्रेसी करेगी, कहां आपके सियासतदान करेंगे। अभी आपके सामने मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही है ना कि सारा का सारा सिस्टम पैरालाइज्ड हुआ हुआ है, महफूज हुआ हुआ है, हमें तो यरगमाल बना लिया गया है। तो ये सारे सवालात हैं, सही है, दुरुस्त है, ये अलग बहस है, लेकिन सवाल यह है कि इसने वो कन्फ्यूजन पैदा कर दी है कि कहां से इनिशिएटिव लिया जाए। और वो इनिशिएटिव लेने के लिए 2-4 नुकात आज इरफान सदीकी साहब ने भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि जैसे महमूद खान अचकज़ई से बात हो सकती है, असफंद यार वली इनसे मंगल से बात हो सकती है, तो हमसे भी बात तो हो सकती है। तो पीटीआई को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा। ये जो भी कहा ना आमिर रियाज राना ने कि कंडीशनल नहीं होगा, पहले आप बैठेंगे, उस बैठने के साथ ही कोई चीज नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन अगर पहले से शर्तें लगा देंगे तो फिर वो डायलॉग वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर डायलॉग में जो है ना वो डेफिसिट आ जाता है। तो ये पीटीआई को समझना पड़ेगा कि कंडीशन ना करें, बैठें और बैठने से कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, कोई स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, सियासत के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी और मईशत के लिए भी। ठीक बात है। नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू बड़ी एक तरह की फैली हुई मुतनव्वो वर्सटाइल किस्म की हमारे सामने आई है। मसला एक है, सीधा इंडिया के साथ हाथ मिलाओ, अडयाला जेल वाले के साथ हाथ मिलाओ, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी, खुशहाली आएगी, हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात हमें सूट करती है? हमारी खारजा पॉलिसी क्या कहती है? हमारे सिक्योरिटी के मसाइल क्या कहते हैं? और ये सिर्फ क्या ताजरों का मौक़िफ़ है, सनतकारों का मौक़िफ़ है, और जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते? यहाँ पाकिस्तान की कौम भी यही चाहती है, कौम भी ये चाहती है, तो कौम का ये चाहना क्या पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं, और ये फैसला कौन करेगा कि पाकिस्तान का मफाद क्या है? एक वक्फे के बाद हाज़िर होती हैं। देखिए, बात बहुत फैल गई है। मसला यही है कि हाथ मिलाओ मोदी से और अडयाला जेल वाले से। वो कहते हैं वो मिलाना मुश्किल है, क्योंकि वो कहता है मैंने सिर्फ बात करनी है तो उससे करनी है जो ताकत वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज से करनी है। उसकी लड़ाई है तो फ़ौज से है, बल्कि फ़ौज में भी कुछ अफराद से है। और दूसरी तरफ इंडिया वाला क्या कहते हैं? इंडिया तो बहुत देर से ये कह रहा है कि हमें बात करनी होगी तो सियासतदानों से पाकिस्तानी क्यों करें, बात करनी होगी तो पाकिस्तान की फ़ौज से करेंगे। तो ये क्या बयानिया हो गया, और इस बयानिया के मुकाबले में हमारा क्या इलाज है? और ये जो बयानिया हम बिल्ड करें कि यार बात करो बात करो बात करो, कारोबार बढ़ेगा, तजारत बेहतर होगी, तो क्या तजारत इस तरह बेहतर होगी? और क्या ये सारा जो रास्ता है ये बैनुल-अक़वामी जो एक एजेंडा है उसके मुताबिक चलता है? और CPEC को बाईपास तो नहीं कर रहा? ये तो कभी गौर ही नहीं करते। अगर चीन एक बड़ी ताकत है, वो यहाँ मौजूद है, उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं, वो भी हमसे कहता है कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो, लेकिन वो ये तो जिस तरह हम कहते हैं, बात कर रहे हैं, उसमें आखिर कुछ तो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स को सोचना पड़ेगा ना, कैसे करना है सारा मामला। जी आमिर रियाज राना साहब, क्या कहेंगे आप इस मसले पर? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ। चलें जी, बात यह है कि ये सोचने विचारने के में ना हमने 77 साल तो गुजार दिए हैं। हमारे पास हर किस्म का फार्मूला तैयार है। हाँ। अचार मिक्स मौजूद है। हाँ। कि आपको वो चनार फार्मूला आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। हाँ। दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है और बहुत सारे मसाइल हल होके लोगों ने अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया है। असूली मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि क्या, जैसे अल्लामा साहब बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी के इशूज हैं, इंडिया हमारे यहाँ इंडल्ज है, किसने इनकार किया उन बातों को? इन सब चीजों को सामने रख के ही आपने कोई पॉलिसी बनानी है ना। मतलब वो बात करेंगे फिर कि जो इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कहा क्या फिर मैं इंडिया पे हमला कर दूं? मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। मतलब आप लीडर बनते हैं, आप हुक्मरान बनते हैं इसलिए कि मसले हल करेंगे। आप अपोजिशन लीडर से कह रहे हैं कि अच्छा फिर झला के कह रहे हैं ना कि मैं इंडिया पे हमला कर दूं। नहीं भाई, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, यकसुई नहीं है। हमें जहां पार्लियामेंट में अपने इंटरनल मसाइल हल करने, वहीं पार्लियामेंट में ही ये खारजा पॉलिसी भी तय होनी है। और जो लोग जो कहते हैं ना, जिनके पास शॉट्स खेलनी है, जिनके पास फैसला है, जिसको पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उस भी पार्लियामेंट ही बात कर सकती है। पार्लियामेंट खुद को तो तय करे ना, बजाय इसके कि जी मैं इधर बैठ रहा हूँ और उधर मैंने लाइव चलाया हुआ है, आप चलाएं। वो भी पाकिस्तान से बाहर के लोग नहीं है, अदलिया भी यहाँ पे पता नहीं हर काम करती रही है, लेकिन कुछ तय तो करेंगे ना आप कि हमने जाना कहाँ है। क्या पीटीआई सिर्फ ये चाहती है, जो कि ख्वाहिश तो उनकी यही है कि इनको निकालो और हमें बिठा दो, फिर भी नहीं मसला हल होगा।
मसला हल होगा कि आइंदा के लिए ठीक कर लो। जैसे हम मईशत की बात करते हैं, खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो सियासत भी यही करती है। ठीक है, चलो जो गलतियां हम 2018 में कर चुके, जो अब हमने 24 में कर ली, हो गई ना, ये रिवर्स बटन दबा के तो नहीं होंगी। आज आप दूसरी पार्टी के पास चले जाएं, पहले जिनको आज बैठे हुए हैं, ये घर में आराम से बैठ जाएंगे। इनके साथ लोग नहीं है, बयानिया ही बेचना है ना, ये 2 मिनट लगते हैं कहानी बनाने में। आज अगर PMLN के जो लोग नाराज हैं या इलेक्शन हार गए हैं, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको PTI क्या कहती है? ये नवाज शरीफ का बयानिया है, ये जानबूझ के गढ़ा जा रहा है। मतलब यही बात कह रहे हैं ना कि जी पब्लिक में सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के लिए गढ़ा जा रहा है। आज राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस कर दिया कि हम नवाज शरीफ से चीन से वापसी पे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्टी की क़यादत संभाल लें, जो कि ऑब्वियस नजर आ रहा है कि 11 को उन्होंने मरकजी कौंसिल का इजलास बुलाया है। तो फैसला अगर इमरान खान ने करना है तो दूसरा नवाज शरीफ ने करना है, तीसरा आर्मी चीफ है, फिर चीफ जस्टिस है। फिर बिठा ले सबको। मैं और आप मीडिया में बैठ के, जो माहिरीन है दूसरी जगहों पे बैठ के, वो यही कहेंगे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लो जी ये ईंटें और हाकियां और सर फाड़ लो एक दूसरे। ठीक बात, ठीक। हम तो ये कहेंगे कि भाई बैठो, बैठ के कुछ फैसला करो, आपस में बैठो। ठीक बात, बिल्कुल, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी पीजे मीर साहब। ये मीर साहब, ये जनाब यूटोपियन वो कहते हैं कि एक थॉट प्रोसेस, ये पूरे मसले सिर्फ पाकिस्तान एक आदमी है जो इसको रिजॉल्व कर सकता है और कर सकता है, वो है चीफ ऑफ स्टाफ। और जो मत कर ले, इन्होंने लड़ते रहना है आपस में, फिर उन्होंने दोस्तियां करनी है, फिर उन्होंने करना है, फिर दोस्तियां करनी है, फिर गेट नंबर 4 पे आगे जाके खड़ा होना है। लेकिन इस वक्त जो आपको 1122 चाहिए वो है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का। वो जब तक इंटरव्यू नहीं करेंगे, इनको नहीं बचाएंगे, ये नहीं बैठ सकते। ये SIS क्यों इतनी आपके लोग कंसिडरेबली एक्टिव है और बेहतर कर रही है, बिकॉज उसके अंदर आर्मी चीफ बैठे हुए। अगर ये अकेले छोड़ते, ये तो आपस में वैसे बैठती है। तो बेसिकली हमारा मसला एक ही है कि इसको आप उनको इन्वॉल्व करें, उनको इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह अभी आपने भी कहा अपने ब्रेक के बाद, इंडिया जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस के साथ एक्चुअली डिस्कशंस करनी है, वो नहीं करते। उन्होंने करनी है इनके साथ, फौज के साथ। वो तो ओपनली कहते हैं कई प्रोग्रामों में, पता नहीं आप भी मेरे साथ होंगे, कई प्रोग्रामों में वो इंडियन उनके जो एक्स जनरल्स आते रहे यहाँ हमारे साथ बातें करते रहे, वो तो ये कहते हैं हमने आपके सियासतदानों से क्या बात करनी है, हमने तो फौज के साथ बात करनी है जो उस मुल्क को रन कर रहा है। ये मुल्क बिल्कुल सही चल सकता है जब तक कि ये जो आरिफ हबीब साहब ने जो बात की है, आपने अपने रिलेशन इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करने हैं। बाकी दुनिया को देख लो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमारे पास तो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट है अलॉन्ग विद पैलेस्टाइन, लॉन्गेस्ट। आपका मतलब है कि ताल्लुकात ठीक करने का मतलब ये है कि हमें नॉर्मल करने हैं, कम से कम जो हमारे इशू डिस्प्यूट है वो तो हैं ही हैं, वो तो चीन के भी हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, वो अपनी जगह रहे, बाकी मामला को हम ठीक तरह से देखने की कोशिश करें। जी सलमान आबद साहब। देखिए, बात तो ठीक है कि आपने चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, लेकिन सवाल फिर वही होता है कि इंडिया कितनी स्पेस देना चाहता है आपको, जो कि अभी तक नहीं दे पा रहा। और ये जो डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब ने बात की है कि अगर इस सिचुएशन में जहां हम पहले ही वर्स्ट पोजीशन के ऊपर हैं और अगर हम इसमें जाकर कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी पोजीशन ज़रा वो मुख्तलिफ होगी। जो कि हम चाहते कुछ और है, लेकिन शायद हमें मिलेगा कुछ और। अब आपको जो हेजमनी है वो फिर भारत की एक बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से डोमिनेट करेगी। अब सवाल ये है कि इसके लिए भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा ना इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का अभी एक हालिया मंजरनामा अब हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो वहाँ का माहौल बन रहा है। अब यकीनी तौर पर जब हुकूमत आएगी और अगर मोदी की हुकूमत बनती है तो मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है जिसमें वो बहुत आगे तक जाना चाहता है। लेकिन और उसके ख्याल में पाकिस्तान खुद अपने अंदर के दाखिली मसाइल में इतना उलझ गया कि अब उसकी अहमियत और रेलिवेंट नहीं रहा। इसलिए मुझे यह लगता है कि अब इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में नई हुकूमत आएगी तो देखना पड़ेगा कि उस वक्त वो क्या पॉलिसी लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये ना कहें कि पाकिस्तान ने कोशिशें नहीं की हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म सारी कोशिशें की, इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि आप 1 कदम चलें, हम 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आगे आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब थे तो उन्होंने वो ये करतारपुर वाला जो इनिशिएटिव है वो लिया, फिर और बेशुमार इनिशिएटिव लिए। नहीं, इनिशिएटिव तो ले रहा है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया का मौकफ ये है कि ये पाकिस्तान क्योंकि कमजोर पोजीशन पे खड़ा है इसलिए वो ये इनिशिएटिव ले रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पहले एक माहौल बनाए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग का। वो एकतरफा नहीं हो सकता, उससे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी नहीं हो सकता, उसमें इंडिया की ख्वाहिश भी शामिल होनी चाहिए कि इंडिया भी वाकई डायलॉग चाहता है और 2 तरफा ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ना चाहता है। एक बड़ी जमहूरियत का और एक बड़े भाई के तौर पर वो चीज़ों को लेकर चलना चाहेगा तो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो मुदाखलत करेगा
तो फिर मुदाखलत के नतीजे में डेफिसिट इतना ज़्यादा है जिससे आप आगे नहीं बढ़ सके। जी डॉक्टर साहब, ये कहते हैं उसको बड़ा भाई बना लो और बड़ा भाई बनाकर आगे चलो। देखिए सर, बात यह है कि एक चीज़ जो बात अभी हो रही बार बार कि इंडिया जो पाकिस्तानी फ़ौज से बात करना चाहता है, तो पाकिस्तानी फ़ौज के 10-10, 11-11 साल रहे, इंडिया ने क्या बात की पाकिस्तानी फ़ौज से, यानी क्या हासिल किया? उससे बेहतर परफॉर्मेंस आप भुट्टो साहब की देखें, इंदिरा गांधी से नेगोशिएट करके जब उन्होंने शिमला मुआहदा किया, जब POWs रिलीज़ कराए, नवाज शरीफ साहब ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें वाजपेयी साहब या मोदी साहब वो आए, मुशर्रफ साहब ने जितनी मर्जी आंखें दिखाई, उसके बाद ये भी मान लिया कि हमारी ज़मीन आपके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फ़ौज का मसला ये है कि सिर्फ फ़ौज के पास डंडा तो है लेकिन उसके पास नेगोशिएटिंग स्किल्स नहीं है, ये मुझे कहने दीजिए। वो ना इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल कर सकती है ना डोमेस्टिकली। ये मामला सियासतदानों को ही हासिल करना है जिनके पास, जिनके लिए कंप्रोमाइज़ करना उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर। फ़ौज के लिए ग्रे एरियाज़ नहीं होते, वो तो इतने हाई उस पर बात काम करते हैं मॉरल ग्राउंड पे कि जिसके लिए जान भी देनी पड़े एक असूल के लिए तो देते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में करते हैं। फ़ौज को इतना इन्वॉल्व ना करें कि सारे मामला उलझ जाएँ। जो डे टू डे मामला होते हैं, मुल्कों के मामला होते हैं, सियासी जमातों के, वो फ़ौज हल नहीं कर सकती। एक डंडे से तो एक हद तक कर सकती है, लेकिन फिर हम देखते हैं मामला हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि उसमें हल की तरफ आप नहीं जा रहे होते, आप दबाव की तरफ जा रहे होते। दबाव की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा दबाव दिया नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ज़रूर है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कि हमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें इन मामलों को हल करना है, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे डोमेस्टिक है, उनको हल करना है। हल किए बगैर चारा नहीं, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक बात है जी। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कोशिश करते हैं, आखिर में बहुत कम वक्त होता है, कोशिश करते हैं किसी बात को हम आखिरी, तो मैं कंक्लूड करना तो नहीं कहूँगा, किसी हतमी नतीजे पर पहुँचना भी नहीं कहूँगा, कोई ये कहूँगा कि किस राह पर हम पहुँच सके हैं अब तक, उसका हम इजहार तो कर दें एक वक्फे के बाद। ये नाज़रीन कराम, हम कोशिश करेंगे कि बहस को कंक्लूड करें। पीजे मीर साहब, क्या आज पूरी गुफ्तगू के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस नतीजे पर पहुंचे तो आप क्या कहेंगे? सर देखें, जब तक हमारी आप कह लो कि एक रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं होगी, हमारे एक इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल वो तो है ही है, हम आपस में बैठने वाले हैं नहीं हैं। आपने देख लिया कि 50s के अंदर आपका हाल क्या था कि कभी महीना गवर्नमेंट है, 15 दिन है, 1 दिन है, और आज वही चीज हो रही है। 70s के बाद वही चीज हुई है, भुट्टो साहब के जाने के बाद वही चीज हुई है। सो ये आपके पास क्लियर इंडिकेटर है कि हमारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ बैठ के काम नहीं कर सकते। वो जो भी कहता है वो मैं कहता है, वो हम नहीं कहते। और यही वजह है कि अब जब हम पार्लियामेंट्री एक वर्किंग की बात करते हैं तो हमारा एक पार्लियामेंट्री फेलियर है। ये फेलियर इसलिए है कि आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट लेके आए फ्रॉम प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो मुझे बता दें आपने क्या अचीव कर लिया? कुछ भी अचीव नहीं किया, अभी भी आप वही लड़ रहे हैं। तो जो बात आती है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान इसलिए फौज के साथ बात करना चाहता है बिकॉज वो फौज को देखता है एज ए डायरेक्ट थ्रेट। क्यों डायरेक्ट थ्रेट देखता है? बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू, बिकॉज ऑफ द वाटर इशू। पॉलिटिशियन जो है ये नहीं है वो। ठीक बात जी। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे मुख्तसर लफ्जों में? बात सिंपल सी है कि हमारा भी कॉम्बिनेशन होगा बातचीत का, उसके अंदर इनपुट फौजियों की भी होगी, करेंगे तो जो गवर्नमेंट में मौजूद है उन्हीं से होंगे ना। जनरल मुशर्रफ के साथ आप भी थे, हम भी थे, क्या हो गया था वहां पे? वो सब कुछ लेके गए थे, उस वक्त इंडिया निकल गया था, लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान की जो अवाम थी वो तकसीम मौजूद थी। यहाँ पे आप इन ऑर्डर करें, अगले से जाके बात कर लें। इसलिए मैंने कहा था सब चीजों को मिला के चलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक। सलमान आबद साहब, देखिए बात वही है जो सब कह रहे हैं कि रास्ता निकालना है, और रास्ता निकालने के लिए मामला जो है ना रिवायती तरीके से हल होने वाला नहीं है। कुछ गैर मामूली इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, पाकिस्तान को भी लेने पड़ेंगे, हिंदुस्तान को भी लेने पड़ेंगे, पाकिस्तान की दाखिली पॉलिटिक्स में भी लेने पड़ेंगे और हमारी इलाकाई पॉलिटिक्स में भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप किसी रेजोल्यूशन पे पहुंच सकेंगे। वरना अगर रिवायती तरीके से चलना है तो वही भारत दुश्मनी का जो चूरन है वो चलता रहेगा। पाक भारत दुश्मनी जो है उसी की बुनियाद पर फिर हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन कितना चलेंगे ये इस पर सवालिया निशान है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसम अल्लाह। जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको ही लीड लेना होगी, वही ये मामला हल कर सकते हैं, उन्हीं के पास वो स्किल सेट मौजूद है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को खामखा इसमें खींचते रहेंगे तो वो बेचारे ना अपना काम कर सकेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, और ना ही मुल्की मामला ठीक होंगे। जी पीजे मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये कहूँगा जी, जितनी भी बातचीत हुई है, हमारे सियासतदानों को सिर्फ चाहिए कि अपनी सोच को बड़ा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, फौज अपना काम करे, आप अपनी सोच बड़ी करें, हम सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक है नाज़रीन कराम, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, खुलासा ये है कि हमें कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। खित्ते के हालात ऐसे हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा करनी पड़ेगी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के साथ अपने हमसायों के लिए भी। लेकिन उसके लिए हमें दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, सोच भी बड़ी करना पड़ेगी और एक इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा